नमस्कार साथियों। आज का चर्चा का केंद्र बिंदु रहे हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी आज साउथ अफ्रीका की यात्रा पर हैं और वहां पे वे G20 की बैठक में शामिल होंगे। साउथ अफ्रीका से दो तस्वीरें ऐसी आई हैं जहां पर लोगों के बीच में वह बड़ी कौतूहल का विषय रही है। पहली जहां पर नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ है और दूसरी तस्वीर ये जहां पे कुछ लोग जमीन पर लेटकर नरेंद्र मोदी जी का अभिवादन कर रहे हैं। कई लोगों ने इस पर चुटकी लेते हुए बहुत सी बातें लिखी हैं हास्यास्पद। कुछ लोगों ने लिखा है कि कुछ लोग नशे की हालत में लेट गए, कुछ लोगों ने लिखा है गर्मी ज़्यादा थी इसलिए बेहोश हो गए, और कुछ लोगों ने लिखा है कि पता नहीं नरेंद्र मोदी जी ने कुछ जादू की छड़ी घुमाई है और लोगों को अपने वश में कर लिया है। इन सारी बातों के बीच में ये दक्षिण अफ्रीका के लोगों का एक पारंपरिक स्वागत करने का तरीका है। मोदी जी ने खुद कमर झुकाकर उनके अभिवादन को स्वीकार किया है। चलिए बात करते हैं G20 का जो साउथ अफ्रीका में शिखर सम्मेलन हो रहा है। वहां पर सारे देशों के जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो शामिल होते हैं और यहाँ पर देखिए साउथ अफ्रीका बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज का एक बहुत बड़ा नाम है और वहां पर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि किस तरह से विकासशील देश और विकसित देश के बीच में जो डिवीजन है उसको कम से कम किया जाए। तो इसीलिए वहां का जो मोटो है, इस बार का मोटो जो है वो उसमें 3 शब्द शामिल किए गए हैं: सोलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इस पूरे विषय के अंदर एक चीज लगातार चर्चा में रही है, वो है G20 अपने आप में। G20 में जी जो शब्द है वो ग्रुप ऑफ 20 के लिए है और वहां पर यह संगठन 19 देशों और 2 यूनियन से मिलकर बना है। यूनियन है यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। देखिए 19 कंट्रीज ये वाली हैं और रीजनल बॉडी यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। इन 19 कंट्रीज के अंदर बड़ी खासियत है कि इसमें वो तमाम 5 देश है जिनके पास वीटो है। पहला यूएसए, दूसरा यूके हो गया, तीसरा फ्रांस हो गया, चौथा रशिया हो गया और अंत में 5वां चाइना हो गया। अगर मैं इनके कंपोजिशन की बात करूं तो पहले G7 कंट्रीज हुआ करती थी, उसमें रशिया को मिलाकर G8 बनाया गया। उसके बाद कुछ और कंट्रीज को मिलाकर G20 बनाया गया है। तो ये बहुत ही पावरफुल कंट्रीज का एक संगठन है। अगर मैं इनकी ताकत की बात करूं तो देखिए ये तमाम कंट्रीज विश्व जीडीपी का 85% रिप्रेजेंट करती है और विश्व व्यापार का 75% रिप्रेजेंट करती है। मतलब आप सोचिए कि ये इतनी पावरफुल कंट्रीज हैं तो हर साल जब इनकी शिखर बैठक होती है तो न केवल ये विश्व व्यवस्था के अंदर बल्कि विश्व राजनीति के अंदर भी एक माइलस्टोन होती है। यहाँ पे दिए गए निर्णय न केवल अर्थव्यवस्था में बल्कि राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। अगर मैं इनके इतिहास की बात करूं तो G20 का सबसे पहले नाम आया था जब 1999 के अंदर एशियन बैंक का क्राइसिस हुआ था। तो हुआ उसमें यह था कि एशियाई कंट्रीज के अंदर फाइनेंशियल दिक्कतें आई थी, तो ऐसी दिक्कतें ना आए एक नियम बनाया जाए, एक नियामक बनाया जाए, तो उसलिए G20 की स्थापना की गई थी। अच्छा, उस समय यह हुआ था कि देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स मिलकर मीटिंग करते थे। लेकिन इसमें अपग्रेड कब हुआ? 2007 के अंदर व्यवस्था ये की गई कि अब देशों के जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो भी लगातार हर साल मिलेंगे और बातचीत करेंगे। हेड ऑफ स्टेट का मतलब जैसे इंडिया में हेड ऑफ स्टेट हैं नरेंद्र मोदी, यूएसए में है डोनाल्ड ट्रंप। तो इस तरह से सभी लोग जब मिलेंगे ना तो हेड ऑफ स्टेट, तो जो नीतियां बनेगी या नियम बनेंगे या डिस्कशन होगा वो प्रॉपर प्रभावी होगा। हर साल मीटिंग होती है इनकी और इनके जो एजेंडे हैं इसमें पहले विश्व इकोनॉमिक थी लेकिन बाद में कुछ मुद्दों को और जोड़ा गया। उनमें से था क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर। इस तरह से सारे जो है यहाँ पर कुछ और मुद्दे जोड़े गए जिन पर लगातार सार्थक वार्ता होती है और सार्थक नियम बनते हैं। G20 के कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं। पहला था ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, दूसरा है आपका टू प्रमोट फाइनेंशियल रेगुलेशंस, तीसरा है टू क्रिएट न्यू इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। देखिए ऐसा है, विश्व व्यापार मतलब एक देश दूसरे देश को सामान बेचता है और वहां से कुछ सामान खरीदता है, तो ये तो हो गया अर्थव्यवस्था। दूसरा होता है कि हर देश में अपने बैंक के, हर देश में अपना एक स्टॉक एक्सचेंज है, वो फाइनेंशियल मार्केट है। तो किस तरह से इन सारी व्यवस्था को, देखिए आज जमाना जो है ग्लोबल हो चुका है, तो कोई चीज ऐसा नहीं है कि अगर एक कंट्रीज में, अगर मैं आपको बात करूं कि अगर चाइना में कोई बैंक डूब जाए तो इसका इफेक्ट एशियन मार्केट में भी होगा और एशियन मार्केट में अगर कोई चीज गतिविधि हुई है तो उसका प्रभाव यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट में भी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर कंट्री दूसरी कंट्री से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको सही तरीके से चलना है या अपनी इकोनॉमी को बनाए रखना है तो आपको मिल बैठकर बात तो करनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक कंट्री अलग रास्ते जाए, दूसरी कंट्री अलग रास्ते जाए और वो ये सोच ले कि मैं किसी भी नकारात्मक न्यूज़ या नकारात्मक कोई घटना हो जाती है उससे मैं प्रभाव या मैं उससे अफेक्ट नहीं होऊंगा। एनीवे, आगे बात करते हैं। देखिए जो 19 या 19 कंट्रीज हैं उनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है
और हर ग्रुप के अंदर 4 या 3 कंट्रीज हैं। बारी बारी से हर कंट्री शिखर सम्मेलन को आयोजित करती है। जिस प्रकार से 2023 के अंदर इंडिया ने आयोजन किया था, 2024 में ब्राजील ने किया है, इस बार साउथ अफ्रीका इसका आयोजन कर रहा है। तो सभी को बारी बारी से प्रेसिडेंसी मिलती रहती है। इसमें बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, वो है ट्रायो का। देखिए, G20 का अपना कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, तो ट्रायो का मिलकर उनके कार्यों का निष्पादन करती है। ट्रायो का मतलब जहां पे शिखर सम्मेलन हो रहा है वो, फिर दूसरा इससे प्रीडेसर मतलब पूर्ववर्ती, और फिर तीसरा जो है सक्सेसर, जो आने वाला देश है। अगर मैं आपको वन बाय वन बात करूं, 2023 में इंडिया में हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था 2022 के अंदर, और ब्राजील में हुआ 2024 के अंदर। तो 2023 के अंदर ट्रायो को बना इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राजील। अगर इस बार की बात करूं मैं, इस बार कहाँ हो रहा है? हो रहा साउथ अफ्रीका के अंदर। तो 2025 में ट्रायो का क्या बनेगा? साउथ अफ्रीका। ब्राजील में हो चुका था, वो भी आएगा यहाँ पर, और 2026 में होगा यूएसए के अंदर। तो साउथ अफ्रीका, ब्राजील और यूएसए वो है ट्रायो का। जैसा कि मैंने आपको कहा कि G20 का अपना कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है। अच्छा, इसमें शिखर वार्ता जो होती है उसके साथ साथ में दो एक ट्रैक भी है। वो ट्रैक क्या है? मतलब हर साल जिस देश में, जैसे इस बार साउथ अफ्रीका के अंदर सभी लोग मिल रहे हैं, हेड ऑफ स्टेट मिल रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका में 2 मीटिंगें और हो चुकी है। पहली है फाइनेंशियल ट्रैक वाली। फाइनेंशियल ट्रैक में सभी देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी मीटिंग करते हैं। अच्छा, साथ साथ में एक और मीटिंग हुई है, वो है शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक ये होता है हर कंट्री अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजती है और शेरपा ट्रैक के थ्रू भी मुलाकात होती है। तो इन सारी मुलाकातों में, इन सारी मीटिंगों में जो भी निर्णय निकलते हैं उनको अंतिम रूप शिखर वार्ता में दिया जाता है, जब हेड ऑफ स्टेट मिलते हैं। G20 के अंदर जो बातें मैं बताई वो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज डिस्प्ले कर रखी है। अब बात करते हैं 2023 में जब भारत में जब शिखर वार्ता हुई थी, भारत ने पहली बार G20 का आयोजन किया था, और इसकी जो टैगलाइन थी, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। कितना अद्भुत, कितनी एक व्यापक सोच है। एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, वसुधैव कुटुंबकम। ये उस समय की बेहद खुशहाल एक पिक थी, जहां पर सभी लोग भारत के आयोजन से काफी खुश थे और सभी ने इसकी बहुत भरपूर सराहना की थी। स्टैंडिंग ओवेशन मिला गया था भारत को। अच्छा, उस समय उस मीटिंग में या उस शिखर वार्ता में 2023 के भारत के बहुत अच्छे माइलस्टोन रहे थे। वो माइलस्टोन क्या थे, वन बाय वन बात करते हैं। पहला था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये क्या है? देखिए, 3 शब्द आ गए, इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसको डायग्राम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर है इंडिया, ये है आपका अरब कंट्रीज, और ये है यूरोपियन कंट्रीज। तो यूरोपियन कंट्रीज से होकर अरब कंट्रीज और इंडिया तक एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये इसमें व्यवस्था की गई। अब कॉरिडोर में क्या था कि इंडिया से कोई सामान शिपिंग के थ्रू पहुंचाया जाएगा अरब कंट्रीज के अंदर, और अरब कंट्रीज से फिर अगेन, अच्छा, अरब कंट्रीज में उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा रेलवे से, और अरब कंट्रीज के दूसरे छोर से फिर अगेन शिपिंग के थ्रू पहुंचाया जाएगा यूरोप कंट्रीज के अंदर। मतलब शिपिंग, देन रेलगाड़ी, उसके बाद अगेन शिपिंग। इस तरह से ये कॉरिडोर जो है काम करेगा। अभी क्या होता है, या तो वो अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए यूरोप हम जाते हैं। अगर इंडिया से कोई सामान भेजना है तो या तो अफ्रीका का चक्कर लगाएगा, या फिर स्वेज कैनाल के होते हुए फिर वो वहां से आगे जाएगा। इस पूरे कार्रवाई में कई बार समय लगता है ज़्यादा, या फिर टैक्स ज़्यादा लगता है, तो या टैरिफ लगता है। तो उनको कम से कम करने के लिए ये वाला कॉरिडोर, यानी इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस पे काम चल रहा है। बीच में कोविड होने की वजह से, या फिर कोविड नहीं, बीच में ये रशिया और यूक्रेन का युद्ध होने की वजह से इस पर कुछ गति कम रही है, लेकिन अभी भी काम हो रहा है इस पे। दूसरा, 2023 के अंदर भारत के शिखर सम्मेलन में सबसे बड़ा, अगर मैं कहूं, जो माइलस्टोन था वो ये था कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया। तो इस पिक में जो अफ्रीकन यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं अज़ल असुमानी, उनके साथ विचार विमर्श करते हुए, और यहाँ पर जब आधिकारिक रूप से ये अनाउंस किया गया कि अफ्रीकन यूनियन अब वो G20 का हिस्सा होंगे, तो स्वयं नरेंद्र मोदी ने उनको, वहां के जो प्रेसिडेंट हैं AU के, अफ्रीकन यूनियन के, उनको गले लगवाते हुए उनका स्वागत करते हुए, इसका एक वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ है। मैं आपको वीडियो यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ। देखिए, AU के प्रेसिडेंट मोदी जी की तरफ जाते हुए और वहां पे दोनों नेता गले लगते हुए, सभी ने स्वागत किया। और कितना सुंदर दृश्य। ये एक और विजुअल्स, सभी इवन सारी कंट्रीज ने भारत के इस आयोजन को गर्मजोशी के साथ प्रशंसा करते हुए। G20 का जो इतिहास रहा है उसमें कुछ ऐसी कठिनाइयां या ऐसे चुनौतियां भी हैं G20 के सामने। पहला है कि यहाँ पर परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, जो कि कार्य को करने में रुकावट पैदा करता है, प्रभावी ढंग से निष्पादन नहीं हो पाता है। तो परमानेंट सेक्रेटेरिएट की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। दूसरा यहाँ पर है वो है G20, G7। देखिए, अगर मोटे तौर पे बात की जाए कि
G20 के अंदर कुछ ऐसे देश हैं जो कि विकसित हैं और कुछ ऐसे देश हैं जो विकासशील हैं, जहाँ पे न्यूयॉर्क और लंदन की सड़कें चमचमाती हुई हैं, सड़कें हैं जहाँ पे लाइट है, बिजली है, टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, खुशहाली जीवन है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अफ्रीका के या एशिया के कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ पे रोटी कपड़ा मकान के लिए लगातार संघर्ष है। तो किस तरह से इन देशों के बीच में इस खाई को या इस गैप को फिलअप किया जाएगा, तभी 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 ये सब लोग एक दूसरे के साथ बैठकर विश्व इकोनॉमिक को आगे की तरफ ले जा सकते। तमाम चुनौतियां हैं, लगातार प्रयास हो रहे हैं, देखते हैं कितने समय में ये सब चुनौतियां पर हम पार पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।